कनाडा के बिजनेस और मैनेजमेंट ऑथर हेनरी मिंट्सबर्ग का यह मानना है कि एमबीए प्रोग्राम्स गलत लोगों को गलत तरीके से गलत कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ट्रेन करता है। और हमारे एक यूट्यूब फ्रेंड जो कि पेशे से खुद इंजीनियर है, उनका मानना है कि इंडिया के इंजीनियर्स ऐसी फिश है जिसे तैरते नहीं आता। बेटे उस साल तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी? And the problem there is that the college exam is not well set up. It is theory and rote learning based, which needs to be changed. इन आंकड़ों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में बेरोजगार इंजीनियर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोई भी कंपनी कॉलेज में नहीं आई। They were calling people only on the basis of references. So I have completed BE. There is no job. तो इस आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद तो यही लगता है कि हाँ, शायद हमें एमबीए और इंजीनियरिंग करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्ग्यूमेंट कितनी सही और कितनी गलत है आज के डेट के अनुसार, और आज के डेट में एमबीए इंजीनियरिंग करना क्या एक फाइनेंशियली साउंड डिसीजन है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं कैमली, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। किसी भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को करना एक स्टॉक्स को खरीदने की तरह है, क्योंकि आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में जरूर कहीं ना कहीं बेनिफिट की उम्मीद है, और यहाँ पर वो उम्मीद होती है अच्छा जॉब या फिर अच्छा करियर स्टार्ट। तो क्या सही में इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री आपको करियर में अच्छा स्टार्ट या अच्छी सैलरी दे पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास हम ऐसे कई सारे इंजीनियरिंग के एमबीए के पास आउट लोग देखते हैं जो या तो 8,000 से 15,000 बीच की जॉब कर रहे हैं या फिर अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। चलो इसे डेटा की मदद से और डिटेल में समझते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2022 में सभी स्टूडेंट्स में से 46.2% स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल थे। यानी 100 में से 46 स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जिनको कोई कंपनी जॉब दे सकती थी। यानी इसका ही मतलब है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 100 में से 54 लोग जॉब के लिए काबिल ही नहीं थे। इसमें एक और चीज जो बताई गई वो ये थी कि मोस्ट एम्प्लॉयबल जो स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक या बीई डिग्रीज के हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट ये है कि बीटेक और बीई में भी 55.15% स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल है। और इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी में सेकंड नंबर पर आती है एमबीए की डिग्री, जिसके 100 में से 55 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल हैं। इस ग्राफ में अब हर एक फील्ड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी चेक कर सकते हैं। आई थिंक इस चार्ट को इंडिया के ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाना होगा, क्योंकि तभी उनको आइडिया आएगा कि किस फील्ड में फिलहाल अभी क्या चल रहा है। अब यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है कि ये जो भी नंबर्स है इसमें आईआईटीज और आईएम के स्टूडेंट्स की भी एम्प्लॉयबिलिटी शामिल है, और इन्हीं इंस्टीट्यूट्स ने इंडिया में एमबीए और इंजीनियर्स की एम्प्लॉयबिलिटी को पुश किया है। अब सवाल आता है कि जहां तक एम्प्लॉयबिलिटी की बात है तो इंडिया में वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी में अच्छी रैंक करते हैं? तो एम्प्लॉयबिलिटी के ग्लोबल रैंक में आईआईटी दिल्ली 27th रैंक पर है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद आईआईसी बैंगलोर आता है, आईआईटी बॉम्बे आता है। अगर हम एमबीए की बात करें तो आईएम अहमदाबाद आता है, उसकी रैंक है 162। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में इंजीनियर्स और एमबीए की एम्प्लॉयबिलिटी भी कम क्यों है? ओवरऑल बाकी स्ट्रीम्स के कंपैरेटिवली इनकी बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कम है। अगर 100 में से 55 लोग ही जॉब के काबिल हैं तो बाकी 45 लोग क्या करेंगे? तो इसका जवाब छुपा है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी पे, जो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है। अगर मैं पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह रहेगा कि इंडिया में 19th सेंचुरी का सिलेबस 20th सेंचुरी के टीचर 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और इसी में सारी चीजें फंस रही है। हालांकि हमें जो 10th के बाद जो चीजें सिखाई गई उनमें से ज्यादातर चीजें कभी काम में आई नहीं, और इसीलिए जब चीजें काम में ही नहीं आती तो फिर जॉब के लिए उसका इस्तेमाल क्या है। और जहां तक इंजीनियरिंग की भी बात है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजें कभी सिखाई नहीं जाती। क्लास में आपको बिठाया जाता है, टीचर आते हैं, कुछ तो भी नोट्स लेके पढ़ाते हैं, बच्चों को बोलते हैं लिखो। हमने तो कई बार यही फेस किया है कि बस लिखते ही रहो, लेक्चर में भी लिखो। लेक्चर के बाद वो कुछ असाइनमेंट्स देते थे, इंजीनियरिंग खत्म होते होते असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ती, तो दिन रात लड़के बस लिख रहे, कुछ किसी की असाइनमेंट की फाइल लाई, बस कॉपी करो, डायग्राम्स कॉपी करो, दैट्स इट। लेकिन इससे फायदा क्या है? 4 साल वेस्ट हो गए। वो तो हमें करने के बाद पता चला कि यार ये तो कंप्लीट वेस्ट है। लेकिन जब आप एक प्रोसेस में फंस जाते हैं तो आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आप इससे बाहर निकल नहीं सकते, और एक ट्रैप की तरह आप इसमें फंस जाते हो और पूरा करियर कई लोगों का इसमें बर्बाद हो जाता है। आई वॉज वेरी लकी कि मेरा पैशन कुछ और था, और जो मुझे बहुत जल्दी पता चला। एक फनी फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोगों को इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, ये तब पता चलता है जब वो इंजीनियरिंग में आ चुके होते हैं। अब ऐसा नहीं कि करिकुलम का पुअर क्वालिटी का होना कोई सीक्रेट रह गया है। 2019 में द चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स ने पंजाब गवर्नमेंट को वार्न किया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है, जिसके चलते इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हैम्पर हो रही है। यानी सिर्फ बच्चों का ही नुकसान नहीं है, कंपनीज का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें क्वालिटी टैलेंट मिल ही नहीं रहा है। लेकिन इस पुअर क्वालिटी की बात सिर्फ पंजाब तक ही लिमिटेड नहीं है। पूरे इंडिया के कई सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का मानना है कि उनका सिलेबस कंप्लीटली आउटडेटेड है, जो उनको रियल जॉब देने में मदद नहीं कर पाता। और ये बात एमबीए और इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स मानते हैं। अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो आप भी इस चीज से शायद जरूर अग्री करेंगे।
अब यहाँ पर बात सिर्फ करिकुलम की नहीं है, ज्यादातर टीचर्स भी ऐसे हैं जिन्हें कोई भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है और वो इंजीनियरिंग की बातें बच्चों को सिखा रहे हैं, वो मैनेजमेंट की बातें सिखा रहे हैं जिन्होंने कभी लोगों को मैनेज ही नहीं किया है। अब आसानी से इन प्रोग्राम्स में अगर रियल वर्ल्ड एक्सपोजर या प्रैक्टिकल चीजें डाले तो आसानी से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में है। एक स्टूडेंट को सीए बनने के लिए मैंडेटरी 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग से गुजरना होता है, जो कि किसी सीए के अंडर ही होती है, और यही ट्रेनिंग उस सीए की एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ाती है। 2012 की बात है, ICAI जो कि इंडिया में सीएस की रेगुलेटरी बॉडी है, उसके प्रेसिडेंट CA JN शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ICAI के सीएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2012 में नील चल रहा है। आज के टाइम पर ये कितना सही है ये बिना किसी प्रॉपर डेटा के बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंडिया के ज्यादातर सीएस आज एम्प्लॉयबल है। यही चीज MBBS के बारे में भी देखने मिलते हैं, जहाँ पर जो है उसी कैंपस में हॉस्पिटल भी होता है, तो वहीं पर लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं शुरुआत के कुछ सालों में, उसके बाद फिर खुद की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे कि बॉम्बे के KEM हॉस्पिटल में सेठ गोवर्धन दास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज है, दत्ता मेकी के जो वर्धा के आप हॉस्पिटल्स देखेंगे वहां पर भी उनका एक मेडिकल कॉलेज है, और यही कुछ चीजें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। और यही सब प्रैक्टिकल चीजें जहां पर इंजीनियरिंग और MBA दोनों भी फेल हुए हैं। और इसीलिए आपने कई बार देखा होगा आपका कोई दोस्त इंजीनियरिंग या MBA करने के बाद या तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर रहा है, या फिर मशीन लर्निंग या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज कर रहा है, और या फिर NCFM जैसे सर्टिफिकेशन ले रहा है। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग उस फील्ड में जॉब नहीं करते जिस फील्ड में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है। Intelligent.com के सर्वे के अनुसार ये नंबर 54% है। लो एम्प्लॉयबिलिटी का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एक्सेस सप्लाई। अब बड़ी फनी सी चीज है कि इंडिया में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिखेंगे आपको, वह हर कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, लेकिन क्या सही में इन दो फील्ड्स की इतनी जरूरत है आज के डेट में? बिल्कुल भी नहीं। और यही 2-3 ऐसी फील्ड्स है जहां से लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरी फील्ड में स्विच करते हैं, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं है उसी फील्ड में। चलो तो इन चीजों को डेटा की मदद से समझते हैं। आज इंडिया में MBA के 5000 से ज्यादा कॉलेजेस है, जिनमें 2021-22 के सेशन में 4,04,000 सीट्स थे, और जिसमें से 2,60,000 कैंडिडेट्स बाद में ग्रेजुएट है। ASSOCHAM की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जिसका नाम था 20 स्कूल्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस शट डाउन, बिग बिजनेस स्ट्रगल्स। उसके अकॉर्डिंग 2006-07 में ये नंबर सिर्फ 95,000 के करीब था, और 2011-12 तक ये नंबर 3,60,000 हो गया। हालांकि 2011-12 के बाद MBA ग्रेजुएट का नंबर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में जो मैनेजरियल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है उससे ये रेट काफी ज्यादा है। यदि आप लिंक्डइन पर जाते हो तो इंडिया में आपको MBAs के लिए आपको हार्डली 25,000 से 30,000 जॉब्स मिलेंगे। एम्स इंस्टीट्यूट्स जो कि बैंगलोर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनके अकॉर्डिंग इंडिया में मैनेजरियल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट सालाना सिर्फ 35,000 से लेकर 40,000। इंजीनियरिंग के लिए नंबर्स तो और भी ज्यादा बुरे हैं। 2021-22 में इंडिया में इंजीनियरिंग की टोटल सीट्स थी 23.6 लाख, उसमें से लगभग 45% सीट्स वैकेंट थी, यानी लगभग 13 लाख से 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए, और इन 15 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स को ही टेक्निकल डोमेन में जॉब मिलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 2.5 लाख में से भी 2.2 लाख जॉब्स अकेले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होती है। आपने देखा होगा आपके कई सारे दोस्त जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर ली, बाद में जाके किसी TCS या इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं, उनको भी टैग कर दीजिए आप यहाँ कमेंट में। अब इस 2.5 लाख में से भी सिर्फ 40,000 जॉब्स ऐसी होती है जो एक फ्रेशर को 6 से 7 लाख के ऊपर की सैलरी प्रोवाइड करती है, जो कि इंडिया के पूरे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का सिर्फ 3% है। और ये 3% अधिकतर Tier 1 कॉलेजेस जैसे कि IITs और NITs से आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर ग्रेजुएट जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और इसका एक रीजन कम्युनिकेशन स्किल भी है, क्योंकि कई सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को फ्लुएंट इंग्लिश बोलना नहीं आता है। माना है कि ये बेसिक स्किल है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश ही लैंग्वेज जो चलती है, और इसीलिए इंग्लिश आना भी बहुत जरूरी है। लोग कई बार इस स्किल को सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें बोरिंग लगता है, और यहीं पर आता है कैम्बली, जो आपको यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ साथ इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है। कैम्बली इंडिया का अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1-on-1 प्राइवेट कन्वर्सेशन इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको USA, कनाडा और UK के ट्यूटर्स इंग्लिश सिखाते हैं। ये क्लासेस उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जिन्हें इंग्लिश रीड करना और लिखना तो आता है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में कहीं ना कहीं वो डगमगा जाते हैं। Cambly is very student driven. It really kind of depends on what the students' needs are. Cambly offers some slide classes and discussion so the student can practice. यहाँ पर आप कई सारे वेरियस कोर्सेस में से चुन सकते हैं, जैसे कि बिजनेस इंग्लिश,
IELTS, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा, जो आपके करियर में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। और आपको बता दूं कि कैम्ब्ली के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव और फ्रेंडली है, जो आपके वीक एरियाज को बिना किसी जजमेंट के इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और कन्वे 22 के कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आपको कैम्ब्ली के 3 मंथ के पैक में 22% डिस्काउंट मिलेगा। तो इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल सीखने के बाद आपका लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में MBA और इंजीनियरिंग में इतनी ज्यादा भीड़ कैसे हुई? तो इसके पीछे 2 रीजन है। पहला है इंडियन पेरेंट्स की हर्ड मेंटालिटी। अगर किसी कॉलोनी में, किसी मोहल्ले में कोई एक स्टूडेंट MBA कर लेता और उसको अच्छी जॉब मिल जाती तो सारे पेरेंट्स प्रेशर बनाने लगते, अरे उसने MBA किया, उसको अच्छी जॉब मिली, तू भी MBA कर। ये नहीं समझा जाता उस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये नहीं समझा जाता कि सही में उस पर्टिकुलर चीज़ में स्कोप है या नहीं। कोई रिसर्च नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर्ड मेंटालिटी। और ये एक रीज़न है कि इंडिया में ज़्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि यही आदत उनकी है कि वो 4 लोगों ने शेयर्स खरीद लिए पर्टिकुलर कंपनी के, हम भी खरीद लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं होती है और कई सारे बच्चों का तो पेरेंट्स मानते ही नहीं है, पेरेंट्स ने बोल दिया वो फाइनल है। और इसी हर्ड मेंटालिटी की वजह से जितने इंजीनियर्स की ज़रूरत है इंडिया को, जितने MBA ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं। इसके वजह दूसरा रीज़न ये है कि कई बार जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ले लीजिए, फिलोसॉफी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, इनमें धीरे धीरे कई सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने लगी। तो तेज़ी से इन लोगों ने बाकी स्ट्रीम्स में एंटर करना शुरू किया, जैसे कि इंजीनियरिंग और MBA, जो एक टाइम के अच्छे खासी जॉब एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे थे। यहाँ पर परसेंटेज भी अच्छा खासा था आपको जॉब लगने का, जो कि ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से प्रॉब्लम आ गया। अब कई सारी बार एक क्रिटिसिज्म निकल कर आता है कि मार्केट में जॉब ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही 100% गलत चीज़ है। मार्केट में इतने सारे जॉब्स हैं, जहाँ मैं किसी से कनेक्ट करता हूँ, हर कोई हायरिंग कर रहा है, लगभग हर एक क्रिएटर हायरिंग कर रहा है, हर एक स्टार्टअप हायरिंग कर रहा है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज भी हायरिंग कर रही है। जब मिलता हूँ तो मेन प्रॉब्लम उनसे मुझे ये पता चलती है, जिस तरह के कैंडिडेट्स होने चाहिए वैसे मिलने में इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इंडिया में कई सारे पेरेंट्स ने बच्चों को उनके पैशन के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ाया है कि तुम ये करो। रिसेंट हाल ही में ये देखा गया है कि कई सारे लोगों ने इंजीनियरिंग करने के बाद ही फिगर आउट किया है कि उन्हें क्या करना है, वो किस चीज़ के बारे में पैशनेट है, क्या काम उन्हें अच्छे से आता है। और अगर इंडिया में कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपना काम बखूबी करना जानता है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तो उसे जॉब मिलना प्रॉब्लम ही नहीं है। उल्टा उस पर्सन की बहुत ज़्यादा डिमांड फिलहाल इंडियन मार्केट में है। लेकिन इसमें और एक हर्डल ये बन जाता है कि इंडिया में धीरे धीरे जो कंपनीज है वो बहुत ही स्पेसिफिक बनती जा रही है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस हायर नहीं करेंगे लोग। आज जो कंपनीज टेकीज को हायर कर रही है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स देखकर नहीं हायर कर रही है, वो मशीन लर्निंग के लिए हायर कर रही है। तो CS ग्रेजुएट को मशीन लर्निंग आता है तो हायर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें होती जा रही है। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम उतना स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ मशीन लर्निंग के लिए कोई डेडिकेटेड कोर्स नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। धीरे धीरे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने सर्टिफिकेशन कोर्सेज लाए हैं, वो अलग बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उसकी काफ़ी डिमांड है, उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे सिखाया नहीं जा रहा है। मार्केटिंग काफ़ी पुराना हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, उसमें भी 2 स्ट्रीम्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसके बारे में भी कोई नहीं बता रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी भी वही पुरानी बुक्स चल रही है। हालांकि अच्छे फिलिप कोटलर ने भी अच्छी सारी चीज़ें बताई है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी दुनिया में एडवर्टीजमेंट के तरीके बदल गए, तो उन्हें भी सिखाना ज़रूरी है। तो अब सवाल यही है कि क्या इंजीनियरिंग और MBA करनी चाहिए? तो मेरा जवाब सिंपल है कि अगर आपको इंजीनियरिंग या MBA करनी है तो आप बहुत ही टॉप प्रीमियर कॉलेज जैसे कि IIT और IIMC ही प्रीफर करो। उसके बेनिफिट्स मैं आपको थोड़े टाइम में बता रहा हूँ। कई बार ये होता है कि इन कॉलेजेस का एक ब्रांड आपके ऊपर लग जाता है, जिससे आपको सिर्फ जॉब मार्केट ही नहीं, स्टार्टअप फंडिंग भी चाहिए। तो IIT IIM को हमेशा बाकी कॉलेज से कंपेरेटिवली बेटर प्रेफरेंस मिलता है और ये हमेशा से पाया गया। आप कोई भी डेटा निकालो, ये चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल रहेगी। अब इसका फायदा यह है कि जब मैं डिप्लोमा अपना इंजीनियरिंग का VGTI से कर रहा था, जो कि मुंबई का एक प्रीमियर कॉलेज है, तो वहाँ पे पढ़ाया तो वही जा रहा था जो बाकी कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा था। लेकिन कुछ अलग चीज़ें जो हो रही थी वो ये थी कि कई सारे आज भी अलुमनाई के वहाँ पर ग्रुप्स है जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं करियर ग्रोथ में। वहाँ पे नेटवर्किंग में काफ़ी हेल्प मिली। साथ ही वहाँ पर कई सारे ऐसे इवेंट स्टूडेंट्स ही A to Z ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उनमें बढ़ने लगी। मेरे कई सारे दोस्त जो IIT बॉम्बे से हैं, IIT दिल्ली से हैं, उनमें भी मैं एक चीज़ कॉमन देखता हूँ कि इनके अलुमनाई के अभी भी ग्रुप्स है। कोई अगर IIT का बंदा है जिसको फंडिंग चाहिए, तो उस ग्रुप में कई सारे लोग आगे बढ़ते कि चलो IIT का है तो इसे सपोर्ट करते। तो एक प्रॉपर कम्युनिटी भी है और कहीं ना कहीं ये ब्रांड आज भी काम करता है IIT IIM का। हालांकि सिखाया तो वही जाता है, बाकी कॉलेजेस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट इट स्टिल वर्क्स। अगर हम अगले 5-8 सालों की बात करते हैं तो इट रियली मेक सेंस कि अगर आप इंजीनियरिंग IIT से करते हैं या फिर MBA IIM से करते हैं तो आपको प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ कितने सालों तक चलेगी आई रियली डोंट नो, लेकिन बेस्ट चीज़ यही है कि सिर्फ डिग्री के पीछे आजकल कोई नहीं भागता है।
हम जितनी भी हायरिंग्स करते हैं, हमारी लगभग 50 लोगों की टीम है, हम कभी भी ये नहीं देखते कि ग्रेजुएशन किया है या फिर MBA किया है। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कई सारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता चल गया है इंजीनियरिंग में होते होते कि ये चीज़ हमें ज़्यादा फायदा नहीं दे सकती, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट की चीज़ें फिगर आउट की है। आज आपको बता देता हूँ, हमारी जितनी भी इक्विटी रिसर्च की टीम है उसमें से कोई भी फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। और जो पर्सन आपके सामने बैठा है वो खुद भी एक इंजीनियर ही है। तो धीरे धीरे सिचुएशन के अनुसार एडॉप्ट करना स्टूडेंट्स सीख रहे हैं दोनों भी स्ट्रीम्स में, और धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं, और ऐसा करके भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के इस इंटरनेट की दुनिया में स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, यू कैन डू एनीथिंग। किसी ग्रेजुएशन की जरूरत है ऐसा बस दिमाग में होता है। कोई भी कंपनी स्किल के बेसिस पर चलती है। अगर आपके पास वो स्किल है, आप उससे कंपनी को फायदा दिला सकते हो, तो ऑब्वियसली दे विल हायर यू। कोई डिग्री दिखाने से कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बनने वाला। तो ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। और इंटरनेट की इस दुनिया में जहां तक नेटवर्किंग इफेक्ट की हम बात करें IIM में, वो भी धीरे धीरे अभी सभी के लिए ओपन होता जा रहा है। लिंक्डइन जैसे, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से जहां पर नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। इसलिए मैंने बोला कि अगले 5-8 साल तक इट मेक सेंस कि IIM से आप करो, लेकिन उसके बाद फिर नेटवर्किंग इफेक्ट और बाकी चीजें कितनी रिलेवेंट रहती है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। एजुकेशन सिस्टम पर मेरा गुस्सा काफी जायज है, क्योंकि चीजें इस तरह की हो रही है कि कई सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी यहाँ पर बर्बाद हो रही है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर यह था हमारा पूरा एनालिसिस। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कि इंडिया में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर फाइनेंशियली कितना बर्डन आ रहा है हमारी इकोनॉमी पर, और उसकी वजह से इंडिया के टैक्स पेयर्स को कितना नुकसान हो रहा है। सी यू सून, थैंक यू सो मच। और जाते जाते कैम्बली को जरूर चेकआउट कीजिए।